हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता। आज हम अपने चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। हम अपनी लेक्चर सीरीज जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की चल रही है, इसके 6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज हम अपनी इस लेक्चर सीरीज में 7वां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की लेक्चर सीरीज का लेक्चर अपलोड करने वाले हैं। और आज हम जिन चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में बात करने वाले हैं वो मुख्यतः 3 चीज़ें हैं। पहली चीज जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है व्हाट इज एग्रीमेंट। हम एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखने वाले हैं। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखेंगे। और तीसरी चीज देखने वाले हैं हाउ एन एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट कन्वर्ट कैसे होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट में, हाउ एन एग्रीमेंट कन्वर्ट्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो मुख्यतः ये 3 चीजें हम आज इस लेक्चर सीरीज में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखते हैं और एग्रीमेंट की डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 2E में दी गई है। अब डेफिनेशन क्या बोलती है, सबसे पहले बेयर एक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे जो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है। ये कहती है एवरी प्रॉमिस, हर एक वचन, एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, और वचनों के सेट जिसको हम समवर्ग बोलते हैं, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन बनाती है किसके लिए, एक दूसरे के लिए, 2 पार्टीज है एक दूसरे के लिए, इज एन एग्रीमेंट। इसी को हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम समझने की बात करते हैं। 2 एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। अब ये डेफिनेशन को एग्जाम्पल के थ्रू बोलते हैं एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस। समझिए, ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति से बोला कि मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। ये बात बोलता है 100 रुपए की। अब अकेले अगर 100 रुपए ए दे दे बी को, तो ये 100 रुपए देना क्या हो जाएगा, एक हिसाब से गिफ्ट मान लिया जाएगा और ये क्या होगा, हमने बताया था। तो कोई एग्रीमेंट जो विदाउट कंसिडरेशन होता है तो वॉइड होता है। लेकिन ए ने यहाँ पे प्रॉमिस क्या की है, 100 रुपए देने की। अब बदले में क्या करना पड़ेगा, बी को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो बी कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस क्या करता हूं, अपनी एक बुक देने का। अब यहाँ पे 2 प्रोमिसेस है। देखिए, एवरी प्रॉमिस, ए का प्रॉमिस, बी का प्रॉमिस, और दोनों प्रॉमिस क्या मिलके मान रहे हैं और इस प्रॉमिस के साथ क्या जोड़ रहे हैं, हम कंसीडरेशन जोड़ रहे हैं। प्रतिफल, प्रतिफल क्या है, ए के लिए प्रतिफल ये बुक है जो उसको मिलने वाली है, और बी के लिए प्रतिफल क्या है, ये 100 रुपए है, 100 रुपीज जो बी को मिलने वाले हैं। और दोनों अगर मिलके क्या बना रहे हैं, ये ए और बी के जो प्रोमिसेस है, ये इनके साथ अगर कंसीडरेशन जोड़ दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है, एक एग्रीमेंट बन जाता है। ये हम एक फॉर्मूला बनाया है हमने। फॉर्मूला अपन मैथ्स पढ़ते थे जैसे, तो सबको पता होगा 10th 12th में अपन मैथ्स के लिए फॉर्मूलाज आते हैं। तो आज अपन एक फॉर्मूला देखते हैं, P + C = A। मतलब प्रॉमिस में हम क्या जोड़ दें, कंसीडरेशन। प्रॉमिस थी, प्रॉमिस बेयर प्रॉमिस नहीं हो सकती थी, अगर जैसे ही प्रॉमिस के साथ हमने क्या जोड़ा, कंसीडरेशन जोड़ा, P + C, तो ये क्या बन जाता है, एग्रीमेंट में कन्वर्ट होता है। अब प्रॉमिस कैसी हो सकता है, यहां पे देखिए ये है कि प्रॉमिस कैसी भी हो सकती थी। उसका परफॉर्मेंस पॉसिबल था, करना नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। लॉ के अगेंस्ट है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फॉलो कर रही है लॉ के प्रोविजन को, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही कंसीडरेशन कैसा है, लॉफुल है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब आप बोल रहे होगे कि ये लॉफुल होना जरूरी है, तो देखिए अब ये लॉफुल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी प्रॉमिस और कंसीडरेशन कैसा भी हो सकता है, लेकिन कंसीडरेशन होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब एग्रीमेंट के साथ जब दूसरी कंडीशन आएगी तो वो हम आपको बाद में बताते हैं। वैसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाइए। ए नाम का व्यक्ति क्या करता है, बी नाम के व्यक्ति से बोलता है मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। अब बी बोलता है कि मैं तुम्हें 100 रुपए के बदले क्या दूंगा, एक बुक दूंगा, और बुक के साथ वो जोड़ देता है पेन भी दूंगा। तो यहां प्रॉमिस, एक प्रॉमिस नहीं हुई बी के साइड से, ये हो गया सेट्स हो गया प्रोमिसेस का। तो बी ने बोला मैं तुम्हें बुक के साथ एक पेन दूंगा, तो अब यहां पर ये बुक प्लस पेन ए के लिए क्या है, कंसीडरेशन है, और बी के लिए कंसीडरेशन क्या है, ये 100 रुपए। वैसे ही ए क्या दे रहा है, ए ने प्रॉमिस क्या किया है, 100 रुपए देने का, और बी ने प्रॉमिस क्या किया है, बी ने बुक और पेन देने का। तो प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन दोनों जोड़ दिए जाएं तो ये एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और एग्रीमेंट के साथ कभी ये चीज नहीं देखी जाती है कि एग्रीमेंट के साथ जिन चीजों को जोड़ा गया था, वो प्रॉमिस जोड़ी गई थी, वो कंसीडरेशन जोड़ा गया था, वो किस प्रकार का था, इन चीजों को कभी नहीं देखा जाता। अब आगे आइए,
एग्रीमेंट की उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने तो ये बोल दिया कि वो कैसा भी हो सकता है, क्या अनलॉफुल भी हो सकता है कंसीडरेशन, क्या लॉफुल हो सकता है? तो देखिए यहां तक तो कुछ भी हो सकता है, समझिएगा, यहां तक तो कुछ भी हो सकता है। एग्रीमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट आपका लॉफुल ही हो। एग्रीमेंट जिन चीजों से मिल रहा है जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट जिस प्रॉमिस से कन्वर्ट हो के आ रहा है वो लॉफुल ही हो, यहां पे कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हम यहां देखते हैं कि एग्रीमेंट कितने प्रकार में, हमने सुविधा की दृष्टि से एग्रीमेंट को हमने 3 प्रकार से डिवाइड कर लिया। वैसे तो कहीं इस प्रकार से डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन जब हम डायरेक्ट पढ़ते हैं तो उसको हमें समझ में आता है कि एग्रीमेंट 3 प्रकार के हो सकते हैं। अब देखिएगा किस किस प्रकार से। पहला एग्रीमेंट आपका हो सकता है एनफोर्सेबल, इसको बोलते हैं प्रवर्तनीय। दूसरा एग्रीमेंट आपका हो सकता है नॉन एनफोर्सेबल, जिसको बोलते हैं अप्रवर्तनीय, मतलब नॉट एनफोर्सेबल, मतलब जो लागू नहीं किया जा सकता। और तीसरा है एनफोर्सेबल ऑन द ऑप्शन ऑफ पार्टीज, मतलब अगर पक्षकार चाहे तो उसको एनफोर्स करा सकते और चाहे तो नहीं करा सकते। अब देखिए इन 3 चीजों को अभी हम अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो बार बार एक शब्द आ रहा है वो आ रहा है एनफोर्सेबल, 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 प्रवर्तनीय, प्रवर्तनीय, प्रवर्तनीय। यहां पे आ है लेकिन प्रवर्तनीय साथ में आ रहा है। बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये एनफोर्सेबल वर्ड होता क्या है। अब एनफोर्सेबल वर्ड इतना बड़ा वर्ड है क्योंकि अगर यही एनफोर्सेबल वर्ड किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करेगा और किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने से रोक लेगा। अब देखिए एनफोर्सेबल की हम अगर बात करते हैं तो एनफोर्सेबल का मतलब होता है, क्या होता है एनफोर्सेबल का मतलब? एनफोर्सेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको लेके लीगल रेमेडी प्रदान की जा सके। कैसी रेमेडी? रेमेडीज, लीगल रेमेडीज। एनफोर्सेबल का मतलब सीधा सीधा बोले कोई भी ऐसी चीज जिसको लेके हम लीगल रेमेडीज प्राप्त कर सकते हैं। और लीगल रेमेडीज प्राप्त करने के लिए कहां जाना पड़ता है? कोर्ट। तो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि कोई चीज जो एनफोर्सेबल होती है उनके लिए हम कहां जा सकते हैं? कोर्ट। अपन बोलते हैं ना कि हम कोर्ट जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि एनफोर्सेबल का मतलब होता है लीगल रेमेडी, और लीगल रेमेडी को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कोर्ट जाता है। तो कोई अगर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होगा तो व्यक्ति उसके लिए कहां जा सकता है? कोर्ट जा सकता है। कोई एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल होगा, व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता। और ऑन द ऑप्शन ऑफ पार्टी, ये पार्टी का ऑप्शन होगा कि वो जाना चाहती है या नहीं। अब इसी चीज को हम आगे और अच्छे से देखेंगे। अब देखिएगा हम आगे की बात हम करते हैं। अभी हमने बोला था आपसे कि प्रपोज, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मिलके क्या बनता है? एग्रीमेंट। और एक साथ हमने एक बात और बोली थी, एक बात हमने क्या बोली थी कि जो एग्रीमेंट होगा जरूरी नहीं है इसके लिए जो प्रॉमिस और कंसिडरेशन हो वो लॉफुल हो। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या अनलॉफुल प्रॉमिस या अनलॉफुल कंसीडरेशन मिलके भी एग्रीमेंट बना सकता है? तो बिल्कुल एग्रीमेंट तो बना सकता है। मैं फिर वही बोलूंगा, एग्रीमेंट तो बना सकता है, लेकिन एग्रीमेंट के आगे भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। एग्रीमेंट किस में कन्वर्ट होगा? अल्टीमेटली हम ये सारी चीजें कर क्यों रहे थे? हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा? यही चीजें अब हम इसके माध्यम से देखते हैं। हमने बोला था एग्रीमेंट एनफोर्सेबल, नॉट एनफोर्सेबल और ऑन द बोथ बेसिस और ऑन द ऑप्शन ऑफ पार्टीज। और अभी हमने आपको एनफोर्सेबल का मतलब भी बताया था। अब कोई चीज एनफोर्सेबल है उसका मतलब क्या है? अगर कोई चीज एनफोर्सेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी को हम बोल सकते हैं अगर प्रॉमिस और कंसीडरेशन आपका कैसा था? लॉफुल था। अगर आपका प्रॉमिस और कंसीडरेशन लॉफुल था तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। हमने यहाँ एग्रीमेंट में तो कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन एग्रीमेंट से आगे जाने के लिए क्या हो जाएगा? अगर ये अनलॉफुल था तो रुक जाएगा, लेकिन अगर ये लॉफुल था तो देखिए अगर एनफोर्सेबल कब होगा? जब कोई एग्रीमेंट कैसा होगा? एनफोर्सेबल कब होगा? जब वो लॉफुल होगा। लॉफुल मींस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधानों के तहत उसको लॉफुल होना जरूरी है। जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो मेजर के साथ हो। कुछ चीज हम देखते हैं, जैसे जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो साउंड माइंड हो, मतलब स्वस्थ हो। जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा हो वो फ्री कंसेंट के साथ किया जा रहा हो, मतलब सामने वाले की फ्री सहमति होनी चाहिए। उस पर लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। देखिए ये वर्ड आ गया लॉफुल, और जो उसका ऑब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल अगर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट में तो ठीक है आ गया, लेकिन एग्रीमेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं होगा। और ऐसे ही उसको लॉ ने वॉइड ना घोषित किया गया हो। वैसे कुछ प्रोविजन से सेक्शन 24 से लेकर 30 यहां पे एक्सप्रेसली वॉइड कर दिया गया, तो ये सारी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट बात करती है कि कोई अगर एग्रीमेंट यहां पर हो रहा था और एग्रीमेंट कैसा है? अनलॉफुल। देखिए एग्रीमेंट लॉफुल था, कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट। एग्रीमेंट अनलॉफुल था, नॉट एनफोर्सेबल होगा। क्यों? क्या कोई अनलॉफुल चीज जिसको
लॉ करने से मना करता है और आपने वो चीज़ कर ली और आपको उसको करने से क्या हो गया, कोई ना कोई नुकसान हो गया, तो क्या आप उस चीज़ को लेके कोर्ट जा सकते हो? कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट मना कर देगा। कोर्ट कहेगा कि पहली बात लॉ ने आपको ऐसा करने से मना किया था, फिर भी आपने उस चीज़ को किया, तो कोर्ट आपको जो लीगल रेमेडीज दे रहा था, जिस लीगल रेमेडीज के आप हकदार हो सकते थे, आपको वो लीगल रेमेडीज नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आपने जो एग्रीमेंट किया था वो अनलॉफुल था। तो याद रखना है कि एग्रीमेंट अनलॉफुल हो तो सकता है, लेकिन अनलॉफुल एग्रीमेंट किसी विधिक कार्रवाई का आधार नहीं बनेगा, उसके आधार पर आपको कोई रेमेडीज आगे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अनएनफोर्सेबल होता है, जिसको हम नॉट एनफोर्सेबल भी बोलते हैं। अब कौन कौन से आपके एग्रीमेंट होते हैं जो नॉट एनफोर्सेबल होते हैं? जैसे कोई एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, आपने कोई एग्रीमेंट किया जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, सेक्शन 23 में आपको पब्लिक पॉलिसीज बताई गई हैं, उसके अगेंस्ट है, क्या होगा? आपका एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि उसका कोई मूल्य ही नहीं बचा। आप जिस चीज़ को लेकर कोर्ट जा ही नहीं सकते, तो एग्रीमेंट का मतलब ही क्या हुआ? फिर तो आप आपस में तो कुछ भी एग्रीमेंट कर लो तो कर सकते हो, लेकिन लॉफुल जो उसके तहत आपको रेमेडीज मिल रही थी वो रेमेडीज आपको नहीं मिल सकती। इसीलिए हम बोलते हैं नॉट एनफोर्सेबल जो होता है उसी को हम बोलते थे वॉइड, क्योंकि आपने एग्रीमेंट कर लिया। उस एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? हम तो आपसी में आपसे हम जैसे नॉर्मली क्या अलग लोग करते हैं, व्यवहार के रूप में कुछ भी बेचते रहते हैं, उनको कोई लॉ से मतलब नहीं है। जैसे एक व्यक्ति ने बोला हम तुम्हें गांजा बेचेंगे, बदले में बोलता है कि हम तुम्हें क्या देंगे? इनलीगल वेपन्स देंगे। क्या ऐसा होता है भारत में? बिल्कुल होता है। अपराध है, अपराध भी है, लेकिन लोग क्या करते हैं? अपनी क्रेडिट के आधार पे, दो अपराधी रहते हैं, अपनी क्रेडिट के आधार पे ऐसा करते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन कल के दिन इन दोनों व्यक्तियों में से लड़ाई हो जाए और एक व्यक्ति कह रहा है कि हम कोर्ट जाएंगे, तुमने हमारे साथ क्या किया है? गलत किया है, तुमने हमारा पैसा फंसा लिया है, तुमने हमारा पैसा अपने क्या कर लिया है? गलत तरीके से ले लिया है। तो क्या ये व्यक्ति कोर्ट जा सकते? नहीं जा सकते, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध था। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन भी और जो प्रॉमिस है वो सारी की सारी अनलॉफुल थी। तो कर तो सकते थे, लेकिन इसका कोई क्या होगी? वैल्यू नहीं होती है लॉ की नजर में। आपका एग्रीमेंट कैसा, उसका ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली कैसा है? अनलॉफुल है। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसीडरेशन है, सेक्शन 23 में ये भी बताया गया है। इनको भी आपको देखना पड़ेगा कि लॉफुल है तो ठीक है, लॉफुल होंगे कंसीडरेशन ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा, अनलॉफुल होंगे वॉइड एग्रीमेंट में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नॉट एनफोर्सेबल। उसको लॉ ने वॉइड घोषित किया है, तो देखना पड़ेगा क्या उसको लॉ ने वॉइड घोषित किया या नहीं। अगर किसी चीज को लॉ ने एक्सप्रेसली मना कर दिया कि ये चीज नहीं की जा सकती, सेक्शन 24 से 30, और वो आप जानबूझ के कर रहे हो, तो कर तो लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कोर्ट जाना चाहते हो तो कोर्ट ने अपने दरवाजे इस चीज़ के लिए बंद कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जो चीज़ एनफोर्सेबल नहीं है, जो चीज़ लॉफुल नहीं है, उन चीज़ों को हम अपने पास उसके तौर हम आपको कोई लीगल रेमेडी अपने तौर पे नहीं देंगे। इसी के तौर कोई चीज़ अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी, पता ही नहीं है किस चीज़ के बारे में क्या करार हो रहा है। प्रॉमिस अनसर्टेन है, कंसिडरेशन अनसर्टेन है। अगर अनसर्टेनिटी आती है कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में, तो अगर किसी एग्रीमेंट में अनसर्टेनिटी आ जाती है तो एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, वो वॉइड की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि सर्टेनिटी बड़ी आवश्यक है। और इसी के साथ साथ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, अगर आपने कोई एग्रीमेंट ऐसा किया है जो उसका परफॉर्मेंस ही पॉसिबल नहीं है, ऐसी प्रॉमिस कर दी थी जिसका पॉसिबल ही नहीं था परफॉर्मेंस करना। ए नाम का व्यक्ति बोलता है कि मैं अपनी शादी, ए नाम का व्यक्ति बोलता है बी से कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करूंगा। दोनों की एज क्या है? एक की 18 वर्ष के ऊपर, एक की 21 वर्ष, सब ठीक था। लेकिन जिस दिन ये एग्रीमेंट किया गया था, लड़की मृत हो चुकी थी, उसके 3 दिन पहले मर चुकी थी। हो सकता है पिता को पता हो ना हो, वो कंडीशन अलग है, लेकिन कोई ऐसी चीज उसकी सब्जेक्ट मैटर ही नहीं था, या कोई इस प्रकार से जैसे सेक्शन 56 में बताई कि सब्सिक्वेंट और इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। अब इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी 56 से क्लॉज 1, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, अगर कोई चीज इनिशियली इम्पॉसिबल थी और वो चीज कर रहे हो, कोई व्यक्ति कह रहा है दो इक्विवेलेंट लाइनों को हम जोड़ देंगे, समांतर रेखाओं को, क्या जोड़ी जा सकती है? नहीं की जा सकती। अब ये क्या है? इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। अगर इस प्रकार की चीजें की जाती हैं तो आपका एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल होगा और ये वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। और व्हाट इज वॉइड एग्रीमेंट, व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इनको हम लेक्चर में हम आपको बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे और इनमें अंतर बताएंगे। और आखिरी चीज होती है पार्टीज के ऑप्शन पे, ऑन द ऑप्शन ऑफ पार्टीज था। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि जो कर तो लिए जाते हैं लेकिन पार्टी की ऑप्शंस पे होता है। जैसे समझिए, ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति से बोला मुझे ये तुम्हें क्या बेचना है? अपना घोड़ा बेचना है, और बल्दे में मुझे तुमसे क्या चाहिए? उसने बोला बल्दे में क्या चाहिए? उसने कहा 50,000 रुपये। बी ने कहा 50,000 बहुत ज़्यादा होते हैं, घोड़े की कीमत 30,000 से ज़्यादा नहीं है, 30,000 दूंगा। अब समझिए, एक गुस्सा आ गई है, गाँव का बड़ा दबंग आदमी है, बंदूक निकालता है, बोलता है देते हो कि नहीं?
गोली मार दूंगा, मर के मर जाओगे, घोड़ा का घोड़ा भी नहीं मिलेगा, घोड़ा तो क्या है, घोड़ा तो मिलेगा ही नहीं, पैसे के पैसे चले जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बी नाम का व्यक्ति डर जाता है, सज्जन आदमी था, बोले अरे ऐसा करते हैं, चलो गांव के बड़े आदमी हैं, इनकी बात मान लेते हैं। उसने क्या किया, अभी बोला इनिशियली तो मान लेते हैं, बाद में जो करना होगा उन लोगों से पूछेंगे कि क्या करना पड़ता है इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में, पूछेंगे, जैसा वो बोलेंगे करेंगे। तो देखिए, ए नाम के व्यक्ति ने बोला घोड़ा बेचना चाहता हूँ, कीमत 50 है। बी ने बोला कि पहले मना किया, लेकिन इसने डराया, बोले गोली मार दूंगा, अर्थात कोरोजन के अंतर्गत इसने प्रपीड़ित किया, प्रताड़ित किया उसको, प्रपीड़न। बी ने बोल दिया ठीक है भैया 50,000 रुपये दे दूंगा। सोचता है बी भी अकलमंद था कि अभी तो दे दो, जान बचाओ, बाद में सोचूंगा क्या करना है। गांव के किसी बड़े बूढ़े से या किसी लॉफुल आदमी से पूछूंगा जिसको लॉ की जानकारी होगी, किसी एडवोकेट से, कि इस प्रकार से क्या होगा। अब यहां तो देखिए एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट तो दे दी गई, लेकिन अब कंसेंट फ्रीली थी या नहीं थी, अब ये तो डायरेक्टली पता नहीं चलेगा। बी नाम का व्यक्ति कोर्ट पहुंच गया कोर्ट। अब बोलता है कि सर हमसे जो ये 50,000 रुपए लिए गलत तरीके से लिए गए, और उसने साबित कर दिया कि जो उसका क्या थी, जो उसकी कंसेंट थी वो गलत प्रकार से ली थी। इस कॉन्ट्रैक्ट को किसके ऑप्शन के, बी के ऑप्शन, मतलब यहाँ पे होती है मेनली जो एग्रीव पार्टीज होती हैं, जो बेचारी पार्टीज होती हैं, वो अगर इन कंडीशंस में आ जाती हैं और वो चाहती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कराना चाहें, वॉइडेबल कराना चाहें, तो वो करा सकती हैं। दूसरी चीज, उसको लगता है चलो 50,000 का घोड़ा मिल तो गया, कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल क्यों कराएं, ये घोड़ा तो बड़ा अच्छा है, ये घोड़ा मेरे लिए बड़ा लकी है, जब से घोड़ा आया है मैं तो बहुत अच्छी चीजें मेरे साथ हो रही हैं, घोड़ा देखने में भी अच्छा है, सब तारीफ कर रहे हैं, चलो घोड़ा हम रख लेते हैं। 20,000 रुपए ज्यादा गए तो गए, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन घोड़ा सच में बहुत अच्छा है। अगर वो ये चाह रहा है बी कि मुझे कुछ नहीं करना, कोर्ट नहीं जाना, तो एनफोर्सेबल है। तो अब किसका ऑप्शन है, बी के ऑप्शन है। तो यहाँ पे कोरोजन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन वो कंडीशंस होती हैं, और इसके साथ और भी वो कंडीशन है कि जो एग्रीव पार्टी होती है, जो बेचारी पार्टी है, इसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, इसके कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल और नॉट एनफोर्सेबल हो सकता है। तो ये तो आज हमने अपनी लेक्चर सीरीज में देखा, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज एग्रीमेंट, और कैसे एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है। तो सीधा सीधा है, कोई एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल होगा, अर्थात लॉफुल होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज में अभी कुछ और डेफिनेशंस बची है, हम उनकी बात करेंगे, फिर हम आपको और चीज़ें आगे बताने वाले हैं जो आपके लिए बड़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी। कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, ये मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जो चीज़ें मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इन चीज़ों को केवल सुनिए मत, इनको एक नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि ये नोट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम इसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ा रहे, हो सकता है शायद, मुझे नहीं पता, कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की लेक्चर सीरीज इस प्रकार से इतने डिस्क्रिप्टिव वे में आपको पढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी हमें इसमें बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करने हैं। बाकी आपको अगर लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी पहली बार आए हैं, और अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए आपको वीडियोस कैसी लग रही है।